गिरा है सर। ये जो दावे कर रहे हैं ट्रंप साहब, जिस तरीके की बातें कह रहे हैं कि वो चीन, इजराइल और ईरान दोनों झुके उनके पास आए इत्यादि। ईरान में भी जश्न चल रहा है, इजराइल में भी जश्न चल रहा है। इजराइल कह रहा है कि हम ईरान को कभी परमाणु संपन्न होने नहीं देंगे, और ईरान कह रहा है कि हम चंद कुछ ही समय में जो है अपने परमाणु कार्यक्रम को रिस्टोर कर लेंगे। और अब अमेरिकी मीडिया भी यही बात कह रही है कि ट्रंप ने जो दावे किए हैं वो सब गलत हैं। ईरान का नुकसान जैसा बताया गया है वैसा कहीं नहीं हुआ है, और पूरा बाकायदा विस्तृत खबरें वहां पर छप रही हैं। ट्रंप साहब को खंडन तक करने उतरना पड़ रहा है। क्या कहा जाए, क्या माना जाए इसको? इजराइल तो उसी तरह से जश्न मना रहा है जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जो सीमा पे झड़पें हुई, या उसे युद्ध कहा जाए, तो पाकिस्तान जीत का जश्न मना रहा था। और उसे ये एक भ्रम दुनिया के सामने दे रहा था कि भारत पराजित हुआ और हम इसके हीरो बने हैं। जीत का जश्न मनाने का हकदार तो सिर्फ और सिर्फ ईरान है, जिसने न सिर्फ इजराइल का बल्कि अमेरिकी महाशक्ति को भी अपने घुटने पे ला दिया। ट्रंप को जब ये लगा कि हरमुज पर को बंद किया जा रहा है और 20 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति रोज, जो दुनिया के आपूर्ति का 1/5वां हिस्सा है, उसे रोकने जा रहा है ईरान, तो एक चरमराई हुई अर्थव्यवस्था में जो केवल और केवल वार इंडस्ट्री के आधार पर सरवाइव कर रहा है, जहां पे भयंकर मुद्रास्फीति है, जहां बेरोजगारी के चलते उसका सारा खामियाजा इमिग्रेंट्स को भुगतना पड़ रहा है, उसके बाद लगा ट्रंप को कि एक गहरे आर्थिक संकट में ईरान हमको ढकेल देगा, और किसी तरह से बहाना बना के उन्होंने सीज फायर किया। इनके सारे सपने खत्म नहीं, अधूरे रह गए, जो इजराइल के जरिए ये कहने जा रहे। पहला तो सपना यह था कि हम इजराइल के न्यूक्लियर संस्थानों को नष्ट कर देंगे, जिसके लिए अमेरिका से सहायता लिया और नष्ट नहीं कर पाए, और उसको नष्ट करने के लिए कितने लाख डॉलर उन्होंने खर्च किए, कितनी भारी बंदोबस्त किया, कितने 20-25 जहाजों को तैनात किया आसमान में, जो स्टिल्थ बॉम्बर के साथ चल रहे थे। सबमरीन से उसने मिसाइल्स छोड़े, फिर भी ईरान के उस जगह तक नहीं पहुंच पाए जहां पर उनके आणविक शक्ति के वो सारी चीजें रखी हुई। दूसरा जो है, इनका सपना था कि हमने ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, और सत्ता परिवर्तन का सपना भी अधूरा रहा, बल्कि ईरान की जनता कुर्द को, सुन्नी को, शिया को के मतभेद को भूलकर जिस दिन ट्रंप ने कहा कि मुझे खामनेई का ठिकाना मालूम है और मैं इसे मार सकता हूं, और जिस दिन इजराइल के राष्ट्रपति ने भी मारने की धमकी दी, तेहरान के सड़कों पर और कूम के सड़कों पर लाखों ईरानी जनता झंडा लेकर खड़ी हो गई थी, ईरान के एकता को दिखाने के लिए और खामनेई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने के लिए। तो ये सारा का सारा निशाना जो है, यह इनका खाली गया। सिर्फ एक सवाल जिसका जवाब नहीं मिला इस युद्ध विराम के जरिए, कि जो असली लड़ाई थी, जो ईरान और इजराइल के युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण था, वह फिलिस्तीनी जनता का जो नरसंहार हो रहा है, फिलिस्तीन में जो बच्चे मारे जा रहे हैं, फिलीपींस में महिलाओं और वृद्ध नागरिकों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है फिलिस्तीन में, गजा को जिस तरह से उन्होंने कब्रिस्तान में बदल दिया। अच्छा लगा हम लोगों को भी जब हम लोगों ने तेल अवीव में भी गजा का दृश्य देखा, जब वहां की सुनी सड़कों पर सन्नाटा पाया और लगा कि ईरान एक सही जवाब दे रहा है। लेकिन इसमें सारी दुनिया को, खासतौर पर सोवियत रूस को और चीन को इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए था, क्योंकि बैक स्टेज जो डिप्लोमेसी हुई है सीज फायर की, उसमें चीन की भी भूमिका थी। कम से कम एक वादा लिखित रूप से इजराइल से लेना चाहिए था, और एक वादा प्रेसिडेंट ट्रंप को करना चाहिए था कि सैनिकों को गजा से निकाला जाए, इजराइल के सैनिकों को और
और यहूदी नस्लवादियों को गजा से निकाला जाए और गजा में फिलिस्तीन के जो की जनता है उसको उसके सुरक्षा की गारंटी की जाए, उनको दवाई, उनको दूध, उनको पानी, उनको भोजन का बंदोबस्त जो यूनाइटेड नेशंस की संस्था कर रही है उसके गाड़ियों के आने जाने को सुरक्षित किया जाए। यहाँ पर ईरान ने दमदारी का परिचय नहीं दिया और सारी दुनिया इस टकटकी बांध के देख रही थी, क्योंकि आप वहां के वाइस प्रेसिडेंट को से फरीद जकरिया साहब का इंटरव्यू अगर आप पढ़ें तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि लड़ाई हमारी जो है फिलिस्तीन के लिए है, क्योंकि फिलिस्तीन मजलूम है, क्योंकि फिलिस्तीन निहत्थे है, क्योंकि फिलिस्तीन के पास सेना नहीं है लड़ने के लिए। तो हम फिलिस्तीन के आजादी की लड़ाई का सपना लेकर इजराइल से लड़ाई करना चाह रहे हैं। तो आजादी के सपनों को इस तरह से अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आज सारी दुनिया का जो लोकतांत्रिक जनमत है, खुद अमेरिका में फिलिस्तीन में गजा में नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन हुए, खुद ट्रंप ने जो हमला किया इनके परमाणु ठिकानों पर उसके खिलाफ कैलिफोर्निया में, टेक्सास में, फ्लोरिडा में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। खुद अमेरिकी जो रूलिंग पार्टी है उसमें दो फाड़ हो गया, जेडी वांस से लेकर और तुलसी गवार्ड तक ने इस तरह के हरकतों से अपनी सहमत नहीं जताई और कहा भी, जेडी वांस को कहना पड़ा बहुत पहले कि हमारा कोई ये प्लान नहीं है कि हम ईरान में सत्ता परिवर्तन करें। तो ये झूठा जश्न जो है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा ट्रंप और उस झूठे का जो का इलाकाई गुंडा है जिसने मध्य एशिया में उसका रोब-दाब काम करने के लिए उसने बैठाया हो इजराइल का। लेकिन इसके साथ जो दुखद पहलू है कि सारे पड़ोसी अपना अपना भूमिका निभा रहे हैं, भारत की कोई भूमिका नहीं, भारत से कोई पूछा नहीं जा रहा। ईरान सदियों और शताब्दियों का संबंध है, संस्कृतियों का संबंध है। 47 के पहले ईरान हमारा पड़ोसी था, हमारी उनकी एक ही सीमा थी। आज हम जो भी गिलास और चारपाई और आसमान और ये सारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो वो पर्शियन शब्दों से, ये सारी बहुत सारे शब्द हम हिंदी में कम से कम 60% पर्शियन वर्डों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा बहुत कुछ ईरान से जुड़ा है, लेकिन मोदी जी ने इतना विदेश नीति को खोखला बना दिया कि आज ईरान हमसे बात करने के लिए नहीं। मोदी जी ने ट्रंप की इतनी ज्यादा चाकरी कर ली है कि ट्रंप ने जब हमला किया ईरान पे तो हम सबको लगा कि मोदी जी इसकी आलोचना करेंगे। दुनिया के सारे बड़े देशों ने इसकी आलोचना की, तीसरी दुनिया के देशों ने, वेस्ट एशिया के देशों ने, यहाँ तक सऊदी अरब ने जो अमेरिका का पिट्ठू है, पालतू है, उसने भी इसकी आलोचना किया और इसको संप्रभुता पे हमले का सवाल उठाया। मोदी जी से ये सब नहीं हो पाया। मोदी जी का विदेश मंत्रालय अमेरिकी राजदूत को उस दिन बुला के ये कह नहीं पाया, चेतावनी नहीं दे पाया जब उन्होंने एडवाइजरी इशू किया था कि हिंदुस्तान में अमेरिकी नागरिक न जाएं और महिलाएं हमारी अमेरिका की वहां अकेले सैर सपाटा न करें, क्योंकि हिंदुस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जो मोदी जी को इतना अपमानित कर रहा है, वही ट्रंप जो है, जो अपने ऊपर जो फील्ड मार्शल का तोहफा लगाया असीम मुनीर, उसको व्हाइट हाउस में बैठा कर 2 घंटे तक उनकी लंच की मीटिंग हुई और मोदी जी को भी बुला रहा था। एक कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि एक ही टेबल पर शायद एक ही थाली में दोनों लोगों को भोजन करा देता हूं। तो असीम मुनीर को आप कह रहे हो सामने बैठा करके नोबेल के लिए नॉमिनेट कराते, सामने बैठा करके जैसे मुनीर से नोबेल के लिए नॉमिनेशन कराए वैसे मोदी जी से भी नॉमिनेशन कराते और उस परिस्थिति में इनकार करने का ऑप्शन नहीं था। राय साहब मोदी जी करेंगे और जयशंकर जी भी करेंगे। अभी बहुत इस उपन्यास के कई अध्याय अभी पढ़े जाने बाकी हैं, क्योंकि अभी देखिए अभी क्या 3 जगह एससीओ की मीटिंग है, क्वाड की मीटिंग है, नाटो की मीटिंग के लिए जो रवाना हो चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। ये सारे मंच सजाए जा रहे हैं। ये दो सीज फायर जिसका क्रेडिट ये ले रहा है ट्रंप, एक भारत और पाकिस्तान का, 18 बार बोल चुका है कि 12 बार बोल चुका है। और अभी जो उसने कहा कि मैंने इन लोगों को डांटा, इजराइल को गाली तक दिया, मैंने सीज फायर किया है, वो शांति के नोबेल प्राइज के का ही पटकथा लिख रहा है। मुझे अफसोस बस यही है, हमारे सारे हिंदुस्तान के बौद्धिक वर्ग को, नागरिक को अफसोस है कि इस कठिन घड़ी में भारत को कम से कम फिलिस्तीन के साथ और ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था।
ये भारत की सत्ता से ये बहुत बड़ी चूक हो गई।